जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चली होगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रथम पाठ भारत संसाधन एवं उपयोग से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। क्या है ये? पार्ट 3 है। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं और वो पार्ट 1 पार्ट 2 में 10-10 प्रश्न हम लोग देखे थे, यानी कि 20 प्रश्न हमारा हो चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न में। चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग से 20 प्रश्न हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 21 नंबर से। कितने नंबर प्रश्न से? 21 नंबर से। तो देखिएगा आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न क्या है। 29 आ गया। देखिए, पिछले क्लास का जो अंतिम प्रश्न था ये 20 नंबर था, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। ये अंतिम प्रश्न था भाग 2 का, ठीक है। और आज के क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। प्रश्न को पढ़िए आप। क्या कहता है? कहता है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बतलाइए। ऊर्जा संसाधन को क्या करना है? संरक्षण करना है, उसके उपाय बताना है। ऊर्जा संरक्षण के उपाय बताना है। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताना है। तो लिखिएगा उत्तर लिखिएगा ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अब उपाय कौन कौन है एग्जाम में आपको लिखना है ना, तो लिखिएगा ऐसे। पहला उपाय है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार क्या हो सके? बचाया जा सके। यानी कि हम लोग ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है ना, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत स्रोत जो है उसका उपयोग करेंगे तो जिससे क्या होगा? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का जो भंडार है वो बचेगा, यानी कि इसका संरक्षण होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए, और यानी कि जहाँ पे ज़रूरी हमें नहीं हो, ज़्यादा जरूरी नहीं हो, तो वहाँ पे हमें ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक जो सभी के लिए सार्वजनिक है वही उसी परिवहन का हम लोग क्या करें? यूज करना चाहिए। और चौथा है कि खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, यानी कि जो खान से कोयला निकालते हैं और पेट्रोलियम निकालते हैं उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करना चाहिए? तकनीक को विकसित करना चाहिए और उसका उपयोग भी करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो। यानी कि तकनीक का उपयोग करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा? ईंधन की भी बचत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए तकनीक का भी आविष्कार हमें करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, कहता है जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का क्या करना चाहिए? हमें प्रयास भी करना चाहिए। जितना संभव हो उतना ही क्या करें हम लोग? बिजली की खपत को कम करें। और ऊर्जा की बचत ही क्या है? इसकी संरक्षण, यानी कि ऊर्जा का बचत ही इसका संरक्षण, यानी कि ऊर्जा की जितना आप कम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, उतना उसका क्या होगा? संरक्षण होगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को 21 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। 21 है ना, अब आएगा 22। देखिए 22 नंबर कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? भारत जो है विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? आप सभी को पता है क्या भारत में रहते हैं। भारत में जो वन है अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। तो ये वन अलग अलग प्रकार के क्यों हैं ये पूछा जा रहा है। साथ ही साथ उनके नाम भी लिखना है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो वन हैं उनके नाम भी आपको बताना है। साथ ही साथ किसी एक का वर्णन भी करना है, यानी किसी एक वन के बारे में आपको बताना भी है। तो लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर में लिखिएगा भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर। भारत में धरातलीय स्वरूप में क्या होना? अंतर होना, और मिट्टी और जलवायु की विविधता के कारण विविध प्रकार के वन उगते हैं। यानी कि भारत में जो है धरातलीय स्वरूप में क्या है? अंतर, यानी कि धरातलीय स्वरूप क्या अलग अलग है, और साथ ही साथ सभी जगह मिट्टियाँ क्या पाई जाती है? अलग अलग पाई जाती है, और जलवायु भी क्या है? अलग अलग है सभी जगह के, यानी कि जलवायु में क्या है? विविधता है। मिट्टी में विविधता, धरातलीय स्वरूप में भी विविधता है, और साथ ही साथ जलवायु में विविधता है, जिसके कारण वन जो है ना अलग अलग प्रकार के उगते हैं। भारत वनों को निम्न प्रकार में बांटते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सदाबहार वन। क्या कहते हैं? सदाबहार वन।
और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। क्या कहते हैं, पतझड़ वन। और तीसरा है शीतोष्ण पर्वतीय वन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोणधारी वन। क्या कहते हैं, कोणधारी वन। और चौथा है डेल्टाई वन या ज्वारीय वन। डेल्टाई वन कहिए या ज्वारीय वन कहिए। और पांचवा जो है मरुस्थलीय वन या कटीले वन। मरुस्थलीय वन या कटीले वन, ठीक है। मरुस्थलीय में क्या कहते हैं, कांटे ज़्यादा उगता है। अब एक का क्या करना है, वर्णन भी करना है। तो पहले सबसे पहला क्या, सदाबहार वन। तो सदाबहार वन को ही वर्णित कर देते हैं, सदाबहार वन के बारे में लिख देते हैं। कहता चिरहरित वन या सदाबहार वन उसी को कहते हैं। चिरहरित वन सघन होते हैं, इनकी लकड़ियाँ करी होती है। क्या होती है, लकड़ियाँ जो होती है करी होती है। अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना क्या होता है, कठिन होता है। यानी कि उष्ण कटिबंध चिरहरित वन यानी सदाबहार वन में क्या होती है, अधिक तापमान होती है, साथ ही साथ अधिक वर्षा भी होती है। और क्या है, दलदली भागों में उगने के कारण, जो दलदली भाग में उगते हैं उसके कारण इसके पेड़ों को काटना, यानी कि सदाबहार वन के पेड़ों को काटना और काम में लाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्योंकि करी है, स्ट्रांग है, इसलिए काटने में क्या होगी, मुश्किलें आएगी। और जब काटने में मुश्किलें आएगी तो काम में लाने में भी तो मुश्किलें आएगी ना। कहता है एबोनी और महोगनी इन वनों के क्या है, महत्वपूर्ण वृक्ष है। एबोनी और महोगनी सदाबहार वन के क्या है, महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो ये था आपका 22 नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिए क्या कहता है, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा कहा क्या रहा है। कहता है 23 कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीवों में जो ह्रास हो रहा है वो क्यों ह्रास हो रहा है, उसके 4 कारण बताने हैं आपको। तो लिखिएगा उत्तर में, वन्य जीवों के ह्रास के निम्न 4 प्रमुख कारक हैं। पहला है वन्य प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास क्या होना, कम होना। यानी कि वन्य प्रदेश जो है, वन मान लीजिए वन में जो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। जहाँ वन्य जीव रहते हैं अगर वो पेड़ पौधे कट गया तो रहेंगे क्या, यानी कि उसके आवास की क्या हो जाना, कमी होना, जिससे भी क्या हो जाए, उनकी मृत्यु होती है। यानी कि सबसे पहला कारण तो ये हुआ कि वन्य प्रदेश के करने के कारण वन्य जीवों को क्या मिलता है, आवास का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि वन्य जीवों का लगातार क्या करना, शिकार किया जाना। वन्य जीवों को क्या किया जाता है, लगातार शिकार किया जाता है, जिसके कारण भी क्या होती है, उसमें कमी आती है वन्य जीवों में। और तीसरा है कि कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी कई वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। यानी कि कृषि खेती में अलग अलग केमिकल का यूज़ करते हैं, वन्य जीव जाते हैं कृषि में खेत में, तो उसमें से क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो केमिकल है, तो जिससे क्या हो जाती है, वन्य जीव की मृत्यु भी हो सकती है। और इस मृत्यु हुआ यानी कि उसमें कमी आया कि नहीं आया, ह्रास आया। और चौथा पॉइंट है कि प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों को क्या हो रही है, ह्रास हुआ है। प्रदूषण के कारण भी प्रदूषण के कारण वन का भी, और जब वन में कमी आएगी तो साथ ही साथ किस में कमी आ जाएगी, वन्य प्राणियों में। अगर वन ही खत्म होगा तो उनके रहने के लिए तो आवास ही नहीं होगा, तो आवास नहीं होता उसकी संख्या क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये था वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 23 हो गया। 24 देखिए, 24 क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नांकित से संबंध एक खनिज का नाम लिखना है। पहला बाबू बुदन पहाड़ी का एक खनिज का नाम लिखना है, बगरू पहाड़ी का एक खनिज का नाम लिखना है, कोलार का, और उसके बाद दाली राजहरा का एक खनिज का नाम लिखना है, घाटशिला के खनिज का, वेलाडीला के एक खनिज का नाम लिखना है, उसके बाद कोडरमा और रियासी क्षेत्र का। तो देखिए सबसे पहला क्या है, बाबा बुदन पहाड़ी का, तो इसका खनिज का नाम क्या है, लौह क्या है, लौह। और नेक्स्ट है बगरू पहाड़ी, तो बगरू पहाड़ी का क्या है, बॉक्साइट। और कोलार सोना, ढाली रजहरा तो लौह अयस्क, घाटशिला तांबा, वेलाडीला में कौन सा खनिज पाया जाता है, लौह अयस्क, कोडरमा में अभ्रक। और अभ्रक के उपयोग पर देखिए भी प्रश्न अभ्रक से पूछा भी गया। उसके बाद है रियासी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तांबा। रियासी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तांबा। तो ये 24 नंबर प्रश्न हमारा हो जाता है क्लियर। चलिए आगे देखिए, 24 का क्या आएगा, 25। ये देखिए 25 कहता है, ध्यान दीजिएगा 25 पे क्या कहता है,
कि लौह अयस्क के नाम लिखिए, लौह अयस्कों के नाम लिखना है। तो लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क कितने रूप में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूप में पाए जाते हैं? 4 रूपों में पाए जाते हैं। पहला है हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा क्या है? एंडेराइट। क्या है? एंडेराइट। पहला क्या है? इसका नाम हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एंडेराइट। ठीक है, ये था लौह अयस्क के नाम। ये आगे आपका अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक का उपयोग क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अभ्रक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं। तो लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है। अभ्रक जो है कैसा खनिज है? एक विद्युत रोधी खनिज है। अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। अभ्रक जो है विद्युत रोधी खनिज है, इसलिए विद्युत रोधी यानी कि विद्युत को जाने नहीं देता, रोकता है, जिसके कारण इसका भी हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अबीर गुलाल में तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में अभ्रक का उपयोग होता है। तो ये था आपका अभ्रक का उपयोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 26 हो गया। 27 कहता है कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के क्या लिखना है? नाम लिखना है। उत्तर में लिखिएगा लौह उत्पादक प्रमुख राज्य है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसको हटा, और क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड है। लौह उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। क्या है? उड़ीसा और झारखंड है, और इत्यादि कर दिया आदि। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 27 हो गया। 28 कहता है कि कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखिए। कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखना है। किसके? कोयला के 4 प्रकार। तो बहुत ही सिंपल है। कोयला के 4 प्रकार, कोयला के चार प्रमुख प्रकार है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा क्या है? लिग्नाइट और चौथा क्या है? पीट। कोयला के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। पहला क्या है? एंथ्रासाइट। पहला क्या है? एंथ्रासाइट। दूसरा क्या है? बिटुमिनस। दूसरा प्रकार का नाम क्या है? बिटुमिनस। और तीसरा क्या है? लिग्नाइट और चौथा क्या है? पीट। क्या है चौथा? पीट। पहला एंथ्रासाइट, पहला क्या है? एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। क्या है? चौथा पीट है। तो ये 28 था। चलिए 29 पे चलते हैं। 29 देखिए क्या कहता है, पढ़िए 29 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाता है? गोंडवाना क्षेत्र के जो कोयला है वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किन क्षेत्रों में? लिखिएगा उत्तर लिखिएगा इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है। कितना प्रतिशत? 96% कोयले का भंडार शामिल है। किस क्षेत्र में? गोंडवाना क्षेत्र में। कहता है जो हमारे देश में मिला है। क्या मिला है? हमारे देश में मिला है। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदियों घाटियों में पाए जाते हैं। कितने नदी घाटियों में पाए जाते हैं? 4 नदियों घाटियों में। पहला है दामोदर घाटी। पहला क्या है? दामोदर घाटी। दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है महानदी घाटी और चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी। क्या है? वर्धा गोदावरी घाटी। यह कितने नदी घाटे में पाए जाते हैं? 4 नदी घाटे में। पहला दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है महानदी घाटी और चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी। ठीक है, चलिए ये था 29 नंबर। अब आगे चलते हैं। 29 के बाद क्या आएगा? 30 जी। और आज के क्लास का 30 अंतिम प्रश्न रखेंगे हम लोग, और 30 के बाद अगले वीडियो में देखेंगे एक वीडियो 10 प्रश्न। ठीक है, 10-10 ही प्रश्न लेके चल रहे हैं। तो इस कहता है कि लौह अयस्क खनिज में अंतर बतलाइए। लौह और अलौह खनिज में, लौह एवं कर देना चाहिए था यहाँ पे, लौह एवं अभी लौह एवं, यहाँ पे पड़ेगा लौह एवं अलौह खनिज में अंतर। तो देखिए लौह अलौह नाम से पता चल रहा है, तो लिखिएगा उत्तर लौह एवं अलौह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, लौह एवं अलौह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। लौह एवं अलौह खनिज में निम्नलिखित
निम्नलिखित अंतर है। क्या है? निम्नलिखित अंतर है। ठीक है। पहला है लौह खनिज, इसमें लौह का अंश पाया जाता है। किसमें? लौह खनिज में लौह का अंश पाया जाता है। जबकि अगर बात करें अलौह खनिज में तो इसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे लौह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, पायराइट हो गया, टंगस्टन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट लौह खनिज के क्या है? अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें अलौह में तो अलौह में क्या आता है? सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, अबरक हो गया, बॉक्साइट हो गया और टीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि। इसका उपयोग जेब और सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में किया जाता है। ये क्या है? अलौह खनिज। और लौह खनिज का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। बहुत ही सिंपल में है लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट रह जाती है यानी कि समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। उस कमेंट का जवाब देने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो देखिए PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? टेलीग्राम। और टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा SGY साइंस क्लासेस, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम पे क्या सर्च कीजिएगा? SGY साइंस क्लासेस और वहाँ पे एक चैनल दिखेगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग रखते हैं 30 का अंतिम और 31 देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।